हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग हर रोज शाम को 7 बजे 100 क्वेश्चन का सीरीज करते थे, ठीक। वह एक क्यूज वीडियो था जिसमें कि हम बताते थे कि आप लोग अगर 70 प्रश्न कर सही कर लेते हैं तो आपका आज जी के जी जो है काफ़ी बढ़िया है, ठीक। तो आज से हम थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से, ठीक। तो ये इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें कुल हम 20 क्वेश्चन रखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग। और उससे संबंधित मान लीजिए ये पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे कि हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में है ना, उसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि हम लोग अब ऐसा पढ़ेंगे कि जितना भी क्वेश्चन कवर हो सके उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक को हम लोग पूरा कर लेंगे। तो हम समझ लीजिए कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 टॉपिक, समझिए कि 20 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 20 टॉपिक को पढ़ेंगे, वो भी एकदम डिटेल से। जो भी पूछा जा सकता है, जो प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो उसी हिसाब से मैंने ये पीपीटी तैयार किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, आप लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा और काफ़ी चीज़ें का रिवीजन होगा और काफ़ी बढ़िया है। हम तो बोलेंगे कि आप लोग पहले पूरी वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि कितना चीज़ें हैं और सभी चीज़ों को मैंने तो कवर किया है, ठीक। तो ऐसे ही अब हम लोग रोज करेंगे क्योंकि वो 100 क्वेश्चन का अब हो गया। उसको अब लोग बाद में अब करेंगे थोड़ा सा अच्छे से। सारी चीज़ें का हम लोग ये एक नंबर का है, ठीक। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का। और एक चीज़, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे नए सॉरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक। क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, अब अगर आप लोग को अच्छी लगी वीडियो तभी लाइक करना, ठीक। बाकी ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक। क्योंकि आप लोगों को जहाँ समझ में आए वहीं पढ़िए, फालतू में अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से बेहतर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। बाकी जब आप लोगों को पसंद आने लगेगा तो खुद ब खुद मेरी कंटेंट बढ़िया लगने लगेगा, ठीक। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ठीक। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ठीक। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो आइए हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रहियों का चयन गांधी जी इसमें स्वयं किए थे, ठीक। जो भी सत्याग्रही थे उसका चयन गांधी जी स्वयं किए थे। इसका मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना सहमति शामिल करना और अगस्त प्रस्ताव की विफलता। तो देखिए क्या हुआ था कि आप सभी को पता ही होगा, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को क्या किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था बिना उनकी मर्जी से, ठीक। तो उसी के विरोध में क्या लाया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया था और अगस्त प्रस्ताव के विफलता के बाद ये लाया गया था, ठीक। अगस्त प्रस्ताव के विफलता के बाद ये लाया गया था। इसमें नारा दिया गया था दिल्ली चलो, ठीक। दिल्ली चलो का नारा इसमें दिया गया था, ठीक। दिल्ली चलो का नारा पूछेगा कि किस आंदोलन में दिया गया था, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिया गया था। इसके देखिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। उसके बाद द्वितीय पूछ लेगा तो जवाहरलाल नेहरू। तृतीय हो जाएंगे ब्राह्मण दत्त, तृतीय ब्राह्मण दत्त, ठीक। प्रथम सबसे प्रथम इंपॉर्टेंट है, प्रथम को भूलना नहीं है, विनोबा भावे। अब देखिए, अब हम लोग बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। ये बिहार के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिहार का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो बिहार के संदर्भ में प्रथम सत्याग्रही जो थे ये श्री कृष्णा सिंह थे। बिहार के संदर्भ में प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्णा सिंह थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग और युद्ध का शांतिपूर्ण विरोध है, ठीक। तो इसमें जो भी व्यक्ति को शामिल किया गया था उनके मर्जी के खिलाफ, तो वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, ठीक। अभिव्यक्ति की यानी कि सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और युद्ध का शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था, ठीक। युद्ध का शांतिपूर्ण विरोध इसमें किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे। हाँ, थोड़ा सा आचार्य विनोबा भावे से चीजें हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इनसे काफी प्रश्न बनते हैं। तो आचार्य और गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, ठीक। ये एक क्या थे? इनकी उपाधि जो था आचार्य,
इनकी गांधी जी के एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। विनोबा भावे क्या थे? गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। आप सभी को उससे पहले हम लोग देख ही लिए। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुई थी और डेट ध्यान रखना 1940 में। उसके बाद विनोबा भावे भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे। ठीक, भूदान आंदोलन 1951 में शुरुआत। ये भूदान आंदोलन का पूछेगा कि शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो पोचमपल्ली तेलंगाना से। इसका उद्देश्य क्या था? तो भूमिहीनों को जमीन दिलाना। भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो भूमिहीनों को क्या जमीन दिलाना। और ये हुआ कब था? तो 1951 में ये विनोबा भावे इससे संबंधित है। भूदान आंदोलन से भी विनोबा भावे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जय जगत क्या है कि विनोबा भावे द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था। पूछेगा कि जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो विनोबा भावे को। प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1998। विनोबा भावे को प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो 1958 को। और यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, प्रथम बार पूछेगा कि प्रथम बार मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे को। ठीक, आचार्य विनोबा भावे को मिला था, जो कि 1958 में दिया गया था। ठीक, भारत रत्न इनको मिला था 1983 में, जो कि मरणोपरांत यानी कि इनकी मृत्यु के बाद दिया गया था। ठीक, तो आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत कब मिला था? तो 1983 में मिला था। इसके बाद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कुछ देख लेते हैं। तो गीता प्रवचन और गीताई इनकी पुस्तक थी। ठीक, गीता प्रवचन और गीताई इनकी, और गीता का मराठी में अनुवाद, हाँ गीता का पूछेगा कि मराठी में अनुवाद किसने करवाया था? तो यही आचार्य विनोबा भावे। तो इनका पुस्तक भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गीता प्रवचन और गीताई। ठीक, और इन्होंने आश्रम का भी स्थापना किया था, जो कि पनवार आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में है। पनवार आश्रम ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है। तो हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह और विनोबा भावे, इन दोनों टॉपिक को हम लोग काफी अच्छे से पढ़ें। आई होप कि आप लोगों को अब इससे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, सारी चीजें का इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? आप लोग को पता ही होगा कि जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले बार चुने गए भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। तो ये किस पार्टी से चुने गए थे? ठीक, ये किस पार्टी से चुनाव जीता था? ऑप्शन ए है लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, या फिर लिबरल पार्टी, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो ये जो लड़े थे लिबरल पार्टी से। ठीक, आई होप कि आप लोगों को पता होगा लिबरल पार्टी। तो आइए हम लोग दादा भाई नौरोजी से संबंधित सारी चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी से काफ़ी प्रश्न बनता है। ठीक, तो इनकी उपाधि जो मिला था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और भारत के अनौपचारिक राजदूत, इनको भारत के अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने धन निष्कासी का सिद्धांत दिया था। ठीक, धन निष्कासी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी का पुस्तक कौन था? तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, में बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का धन लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने बुक जो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, उसमें क्या बताया है? तो अंग्रेज भारत से धन लूटकर कैसे ले जा रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है धन निकासी का सिद्धांत, जो कि दादा भाई नौरोजी दिए थे। प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि भारत के पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने कब किया था ये गणना? तो 1867-68 में। और ये प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? तो 20 रुपया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। ब्रिटिश संसद 1992 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन ही था। ठीक, तो ये चुनाव कब लड़े थे? तो ये 1892 में। ठीक, लिबरल पार्टी से 1892 में लिबरल पार्टी से ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे 1892 में।
अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये कब जुड़े और कहाँ कहाँ इन्होंने अध्यक्षता की। तो ये 3 बार अध्यक्षता की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की है, ध्यान रखिएगा। एक 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इन्होंने कितने बार, तो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता। 1906 के अधिवेशन में पहली बार स्वराज की शब्द की मांग की थी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने ही 1906 में पहली बार क्या किया गया था, तो स्वराज शब्द की मांग की। ठीक, स्वराज शब्द की मांग। संस्थाएं 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। पूछेगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने कब किया था, तो 1866 में। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और समाचार पत्र रस्त गुफ्तार जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। रस्त गुफ्तार समाचार पत्र पूछेगा तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी। रस्त गुफ्तार ये गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। ठीक, रस्त गुफ्तार, तो ये दादा भाई नौरोजी से जुड़े सारी चीजें। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला कि 3 बार 86, 93 और 1906, 1886, 93 और 1906। तो काफी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के क्रांति से बिहार से आप सभी को पता ही होगा, वो बहुत मतलब कि आप सभी को पता होगा जो जगदीशपुर से विद्रोह किए थे। ऑप्शन ए है खान बहादुर खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब। तो 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर से जो नेतृत्व किए थे, यानी कि बिहार से कुंवर सिंह। ठीक, कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। ठीक, तो आइए हम लोग 1857 की क्रांति को अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण पूछता है। ठीक, तत्कालीन कारण क्या होता है, तो उसमें क्या है कि एनफील्ड राइफल में कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना। क्या हुआ था कि आप सभी को पता होगा कि ब्रिटिश जो सेना था उसमें भारतीय भी शामिल थे। ठीक, भारतीयों का भी उसमें नियुक्ति हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि जो राइफल था, जिसे कि एनफील्ड राइफल कहा जाता था, उसके कारतूस में गाय और चर्बी की प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, एनफील्ड राइफल के जो कारतूस यानी कि आप लोग गोली जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता था कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होने लगा। तो जैसे ही हिंदू जो थे, जिनके लिए कि गाय पूजनीय है, मतलब कि, और वो मुस्लिम के लिए ये सुअर, तो इसमें क्या हो रहा था कि धार्मिक ठेस पहुंच रहा था। ठीक, तो उसी के लिए इसको क्या कहा जाता है कि 1857 का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग माना जाता है। ठीक, और इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को ये 20वीं इन्फेंट्री पैदल सैन्य टुकड़ी द्वारा, ठीक, जो ये 20वीं इन्फेंट्री जो कि पैदल सैन्य टुकड़ी था, इसके द्वारा ये 10 मई को 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से, तो मेरठ से। ये चीज पूछ लेता है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। ये डेट आप लोग ध्यान रखिए, 10 मई और ये मेरठ। ठीक, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में विद्रोह की पहली गोली चलाई 34वीं रेजिमेंट। तो मंगल पांडे जो थे ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, ठीक, बैरकपुर जो कि बंगाल में पड़ता है, इन्होंने विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। ठीक, पहली गोली कब चलाई थी, तो 29 मार्च 1857 को। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि 1857 के क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या है। 1857 के क्रांति के प्रतीक चिन्ह, तो कमल और रोटी। ठीक, कमल और रोटी हो जाएगा, कमल और रोटी। गवर्नर उस समय पूछेगा कि 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। ठीक, कैनिंग उस समय था। और यही जाकर 1858 में क्या होता है कि प्रथम वायसराय बनता है। ठीक, आप सभी को पता होगा प्रथम वायसराय कौन बना था, तो कैनिंग बना था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हाँ, ये भी क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो ये पामस्टन था। ठीक, पामस्टन था। ठीक, ध्यान रखिएगा, पामस्टन। तो काफी चीजें कवर हो रही है। विद्रोह का केंद्र और नेतृत्व, विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ था और वहां से नेतृत्व कौन किए थे, उनको हम लोग देखेंगे। तो दिल्ली से जो नेतृत्व करने वाले थे वो बहादुर शाह जफर थे। ठीक, बहादुर शाह जफर थे। और सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे बख्त खान थे। ये दिल्ली से सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बख्त। ठीक,
कानपुर से नाना साहेब, ठीक कानपुर से नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे। और सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे। यही पूछ लेता है कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में क्या रहता है कि नाना साहेब नहीं तो तात्या टोपे दे देता है, ठीक। तो ये जो कानपुर से विद्रोह हुआ था, तो ये नाना साहेब के नेतृत्व में हुआ था, जिसके सेनापति जो था ये तात्या टोपे थे, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक। झांसी से कौन नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन? तो लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान, ठीक। इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक। बरेली से खान बहादुर खान। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अब देखिए कोई जैसे 1857 के क्रांति का अपना अपना मत दिए हैं, जैसे कि बी डी सावरकर ने कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 के क्रांति को बी डी सावरकर ने क्या कहा था? तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और यह अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बताया है, ठीक। इस बी डी सावरकर की पुस्तक कौन है? तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी किताब में क्या बताया है? तो यह 1857 की क्रांति जो था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है कि हाँ, बेंजामिन डिज़रायली क्या कहा था? तो यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि केवल एक सैनिक विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा है 1857 के क्रांति के बारे में? तो यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि केवल एक सैनिक विद्रोह। क्या? उसके बाद सर जॉन सीले ने क्या कहा था? तो यह पूर्णतया देश भक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले ने क्या कहा था? तो यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। एल ई आर रीज ने क्या कहा है? तो यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध था। उसके बाद टी आर होम्स ने क्या कहा है? तो यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। टी आर होम्स क्या कहा है? तो यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। जेम्स ऑट्रम डब्ल्यू टेलर क्या कहा है? तो यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। वही आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? यह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? यह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसका परिणाम क्या निकला? तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के हाथों में चला गया, ठीक। वो भी 1858 के अधिनियम के तहत। 1857 के क्रांति के बाद क्या हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया, जो कि पहले शासन जो कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था, उसके बाद इसे शासन को छीनकर किसे दे दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि महारानी के हाथों चला गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? गोखुर झील जो है, बताना क्वेश्चन क्या है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील जो कि कांवर झील है, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा या फिर जमुई। तो ये जो कांवर झील है ये बेगूसराय में है, ठीक। कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। तो आइए अभी हम आप सबको बिहार के सभी झीलों के बारे में सारी चीजें देखते हैं। तो पूछेगा सब भारत का ही है, चलो भारत का ही देख लेते हैं। तो सबसे बड़े मीठे पानी का झील जो है बुलर झील, भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील पूछेगा तो बुलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून झील कौन है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। खारे पानी का सबसे बड़ी चिल्का हो जाएगा, मीठे पानी का बुलर हो जाएगा, ठीक। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बुलर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सबसे लंबी झील कौन है? तो वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। लंबी झील पूछेगा तो कौन हो जाएगा? वेम्बनाड झील केरल। सबसे ऊंची झील कौन है? तो चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। सबसे ऊंची झील कौन है? तो चोलामू झील सिक्किम में। सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लोकटक झील, ठीक। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लोकटक झील जो कि मणिपुर में। और यहीं पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है, ठीक। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है। उसके बाद पूछता है कि ज्वालामुखी या उल्कापिंड से निर्मित झील कौन सा है? भारत में ज्वालामुखी या उल्कापिंड से निर्मित झील जो है लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक।
ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लोनार झील महाराष्ट्र जो कि ज्वालामुखी से निर्मित है। उसके बाद है कृत्रिम। कृत्रिम सबसे बड़ी झील पूछेगा, कृत्रिम सबसे, यानी कि बाकी सब प्रकृति होता है, कृत्रिम मीन्स जो मानव द्वारा बनाया जाता है। तो कृत्रिम कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो गोविंद बलमपत्र सागर जो कि यूपी और छत्तीसगढ़ में है। ठीक, यूपी और छत्तीसगढ़ में है, यानी कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। गोविंद बलमपंत सागर, ये कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। अब देखिए, राजस्थान के झील पूछेगा तो कौन कौन हो जाएगा, तो सांभर झील, ये सबसे अधिक खारे पानी का झील है। हाँ, सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है, तो सांभर झील है, ये सबसे ज्यादा खारे पानी। और वहां पे देखो क्या समझना है, बोले कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन हो जाएगा, तो चिल्का झील। और यहाँ पर सबसे अधिक खारी पानी का झील जो है ये सांभर झील है। उसके बाद राजसमंद झील, पिछोला झील, डिडवाना झील, ये सभी कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। सांभर, राजसमंद, पिछोला, डिडवाना, सांभर, राजसमंद, पिछोला, डिडवाना राजस्थान में है। उसके बाद उत्तराखंड में है नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड, जिसे कि कंकाल झील भी कहा जाता है। नैनीताल, भीमताल और रूपकुंड कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड उत्तराखंड में। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू, पुलिकट। ठीक, कोलेरू और पुलिकट, पुलिकट जो है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू पुलिकट, कोलेरू पुलिकट, कोलेरू पुलिकट। लद्दाख में एकमात्र पेंगोंग से पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो कहाँ है, तो लद्दाख में है। वही बिहार में कांवर झील, बेगूसराय में एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील। ठीक, गोखुर झील है। और बिहार में का एकमात्र रामसर स्थल यही है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल भी कौन हो जाएगा, तो कांवर झील। रामसर स्थल एकमात्र कौन हो जाएगा, तो कांवर झील हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक, तो देखिए इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन थोड़ा आसान है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सारे चीज़ें का सारे चीज कवर हो पा रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक, तो क्वेश्चन पे नहीं जाना कि क्वेश्चन आसान है। आप लोग पहले इसका एनालिसिस देखिए। चलिए अब हम लोग राष्ट्रपति के से संबंधित सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति देखते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है 153 से लेकर 162 तक है। ठीक, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद हम लोग को पढ़ना है 153 से लेकर 162 तक। राज्य का संवैधानिक प्रमुख और केंद्र का एजेंट होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख और केंद्र का एजेंट किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। और नियुक्ति, एक सेकेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अच्छा यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। हम राष्ट्रपति का से संबंधित यहाँ पर करना था, तो यहाँ पर राज्यपाल का हो गया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही राज्यपाल से है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, यहीं पर कुछ बता देते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61। ठीक, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 72 क्या है, अनुच्छेद 72 में क्या है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति क्या है कि मृत्युदंड तक को भी क्षमा कर सकते हैं। ठीक, जो कि अनुच्छेद 72 में है। वही अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक, अनुच्छेद 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इन सभी का नियुक्ति जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति
क्या होता है कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। एक पूछता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक। कार्य और प्रथम व्यक्ति, भारत का प्रथम व्यक्ति भी राष्ट्रपति ही होता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन आप सभी को पता होगा, कोई विधेयक पर विवाद हो जाता है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार के लिए वो निर्वाचित हुए थे, ठीक। तो ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियां थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी ये जो राज्यपाल वाला जो एनालिसिस है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक। हाँ देखिए, यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्य के किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 165। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 155 में जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो आइए हम लोग राज्यपाल से संबंधित सारी चीजें देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक। अनुच्छेद 153 क्या कहता है। अब यहाँ पर ये नहीं समझना है कि अब सोच लेना कि 153 से राज्यपाल की क्या होता है कि अनुच्छेद स्टार्ट होता है तो 153 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होता है। नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 155 है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 5 वर्ष, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे ये राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे, वरना सामान्यतः 5 वर्ष होता है राज्यपाल का कार्यकाल। और इनके शपथ जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। जिस भी राज्य के राज्यपाल हैं उनका शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत के नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक। भारत के नागरिक न्यूनतम 35 वर्ष। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में जैसे कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, उसी प्रकार क्या है कि राज्यपाल की भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। वही 213, जैसे कि 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, वैसे ही अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। वेतन पूछेगा कि राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो 3.5 लाख होता है, ठीक, 3.5 लाख होता है। और ये दिया कहाँ से जाता है, तो राज्य के संचित निधि से। और राज्यपाल के ये भी पूछ लेता है कि राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। अब देखिए, जिस भी राज्य के विश्वविद्यालय है वहाँ के कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ठीक। जिस भी राज्य के राज्यपाल है उस राज्य के विश्वविद्यालय की कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल भी होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस समिति के सिफारिश पर लाया गया है, ठीक। तो भारत सरकार द्वारा ये शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग बताइए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था। ऑप्शन ए है के संथानन समिति, ऑप्शन बी है कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन सी है कोठारी आयोग, ऑप्शन डी है विवेक देवरॉय समिति। तो ये सभी शिक्षा से संबंधित समितियां हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन समिति। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लाया गया था, ठीक, कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर। तो आइए अब हम लोग शिक्षा का विकास देख लेते हैं, शिक्षा से संबंधित नीतियां देख लेते हैं, जो कि ब्रिटिश काल से ही जैसे हम लोग का देश में शिक्षा का विकास हुआ उसी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक। पूछेगा कि सबसे पहले 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में कहा गया था, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक, 1813 के चार्टर एक्ट। उसके बाद मैकाले के विवरण, जिसे कि मिंट 1835 कहा जाता है, ठीक, मिंट्स 1835 भी कहा जाता है। इसे छनाई का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक, छनाई का सिद्धांत। और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया। मैकाले ने क्या किया कि शिक्षा का माध्यम क्या बनाया, तो अंग्रेजी बनाया। मैकाले ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया।
तो मैकाले से संबंधित क्या है, तो मिंट्स 1835, ठीक। उसके बाद है वुड्स डिस्पैच भी, ये भी क्या था, तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच क्या था, इसे 1854 में, मेनली इसका डेट पूछ लेता है कि वुड्स डिस्पैच कब लाया गया था, तो ये 1854 में लाया गया था। वुड्स डिस्पैच पूछता है कि किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है और इसे शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इन सारी क्वेश्चन बनता है वुड्स डिस्पैच से। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पैच को। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1882 में। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1882 में, और इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। उसके बाद सर्जेंट योजना कब आया था, तो 1944 में। सर्जेंट योजना 1944 में, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सिफारिश की गई थी। सर्जेंट योजना में, जो कि 1944 में आया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो इस प्रकार हम लोग के देश में शिक्षा का विकास हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रमुख नीतियां हम लोग देख लेते हैं। जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद शिक्षा से संबंधित क्या क्या नीतियां आती है, तो सबसे पहले राधा कृष्णा आयोग की गठन होता है कब, तो 1948-49 में, ठीक, 1948-49 में। और इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा पर केंद्रित किया गया। इसी आयोग के तहत क्या किया गया था, तो यूजीसी की स्थापना किया गया था, ठीक। यूजीसी का स्थापना पूछेगा। अभी हाल ही में यूजीसी क्या था कि चर्चा में था, तो पूछेगा कि यूजीसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1948-49 में राधा कृष्ण आयोग के सिफारिश पर, ठीक। और इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा पर केंद्रित किया गया था, ठीक। उसके बाद कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1964-66 में। कोठारी आयोग का गठन 1964-66। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा तैयार किया गया, जिसमें कि 10+2+3 शिक्षा पद्धति दी गई, ठीक। 10+2+3 शिक्षा पद्धति जो आप लोग पढ़े होंगे, तो ये कोठारी आयोग के राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, ठीक। ये कोठारी आयोग का राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या था, तो 10+2+3। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, तो 1968 में आया था। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आया था। इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा कोठारी आयोग पर आधारित था। तो पूछेगा कि प्रथम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, तो 1968 में, इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा, और यह जो था कोठारी आयोग पर आधारित था। उसके बाद है द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। ये राजीव गांधी के सरकार में लाया गया था। इसमें 1992 में संशोधन हुआ था, ठीक। तो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, तो 1986 में। मैंने इसका डेट ध्यान रखना है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, तो 1968 में। द्वितीय 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, ठीक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। इसमें स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस लिए हुआ था, तो स्कूल में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए। उसके बाद अब पूछेगा वर्तमान शिक्षा नीति, जो कि 1920 में जो शिक्षा नीति लाया गया था, वो किसके समिति की सिफारिश पर, तो के कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर। एक सेकंड, क्वेश्चन में हम क्या बताएं आंसर, मुझे लगा कि दूसरा आंसर क्या बता दिए, सही बताएं, कस्तूरी रंगन हो जाएगा। चलो, कहाँ हम लोग थे, हो जाता है मिस्टेक, मतलब मेरा यहाँ पर जब मैं कस्तूरी रंगन समिति पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं मैंने आंसर दूसरा तो नहीं बताया है। तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति है 2020 में जो लाया गया था, ये के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लाया गया था। इसमें नया ढांचा क्या है, तो 5+3+3+4, ठीक। अभी आप लोग देख रहे होंगे जो शिक्षा नीति है 5+3+3+4 है, ठीक। पुरानी क्या था, तो 10+2 था, 10+2+3 था। उसके जगह पर क्या लाया गया, तो 5+3+4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। लक्ष्य क्या रखा गया है, इस नीति के तहत लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात, यानी कि 2030 तक इस नीति के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 100% सकल
नामांकन होनी चाहिए, ठीक, 100% नामांकन होनी चाहिए। इसका माध्यम है कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में देने पर जोर दिया गया है। यानी कि कक्षा 5 तक का भाषा क्या है कि क्षेत्रीय भाषा, यानी कि जो भी भाषा उस गांव या फिर जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर बोली जाती है, उस भाषा में कक्षा 5 तक शिक्षा देने का इसमें जोर दिया गया है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। पूछता है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये कब आया था, तो ये 2009 में आया था और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ये ऐसे हम लोग के देश में शिक्षा का विकास हुआ है और उनसे संबंधित आप लोग क्या है कि आयोग और समितियां जो है उनको आप लोग ध्यान रखना है, वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है डेरॉन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स। ऑप्शन बी है क्लाउडिया गोल्डिन। ऑप्शन सी है पियरे एगोस्टिनी और ऑप्शन डी है जॉन फोसे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए डेरॉन एसमोगलू, साइमन जॉन्स और जेम्स रॉबिन्स। ये तो 2024 का है नोबेल पुरस्कार। अभी हम लोग 2025 का भी नोबेल पुरस्कार देखेंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डेरॉन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। इनको 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइए हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना इसका कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1895 में किया गया था। ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसकी स्थापना की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार पूछे कौन किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और उन्हीं के याद में 1895 में क्या होता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया जाता है। प्रथम पुरस्कार इसमें 1901 को दिया गया था। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। विजेताओं की घोषणा हर साल अक्टूबर में होती है और पुरस्कार 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को दिए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें विजेताओं का घोषणा हर साल अक्टूबर में हो जाता है, लेकिन इसको दिया कब जाता है तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि होता है। पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। क्षेत्र देखिए किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक। 6 क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इसमें देखिए अर्थशास्त्र में पहले नहीं दिया जाता था, ठीक। जब नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था तो अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं दिया जाता था। मेनली भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति 5 ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। उसके बाद इसकी 1968 से क्या होता है कि अर्थशास्त्र का भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक। और पहली बार 1969 क्या हुआ कि 69 में दिया गया। यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई तो 1968 में, और पहली बार कब दिया गया तो 1969 में दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब देखिए इसका एक मेन जो शांति का पुरस्कार है, बाकी 5 पुरस्कार है जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बनता है कि शांति का पुरस्कार जो है ये कहाँ से दिया जाता है, तो यही एकमात्र है शांति का जो नोबेल है ये स्वीडन में ना देकर कहाँ पर दिया जाता है तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल कहाँ पर दिया जाता है तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी 5 जो पुरस्कार है उसको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक, स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब देखिए 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता, 2025 के नोबेल विजेता जो है, जैसे कि शांति के क्षेत्र में मरियाना कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला के हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है तो मरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की हैं। और इनको किस लिए दिया गया है तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटरेचर यानी कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है तो लासुलो करासजोना होकोई जो कि हंगरी के हैं। लासुलो करासजोना होकोई इनको किस लिए दिया गया है तो उनके दूरदर्शी सहमतिक कार्य करने के लिए कार्यों के लिए दिया गया है। उनके दूरदर्शी साहित्यिक कार्यों के लिए दिया गया है। तो मैंने नाम ध्यान रखना है अच्छे से। उसके बाद चिकित्सा का नोबेल किसको दिया गया है तो मैरी ई ब्रांको, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन साकागुची।
चिकित्सा का चिकित्सा का जो नोबेल है 2025 में 3 लोगों को दिया गया है, मैरी ई ब्रांको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची। इनको किस लिए दिया गया? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए दिया गया है इन तीनों को। क्या? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरिट, जॉन एम मार्टिनिन्स। फिजिक्स का नोबेल किन लोगों को दिया गया है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरिट, जॉन एम मार्टिनिस। इनको क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। रसायन में भी 3 लोगों को दिया गया है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर ए यागी। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन लोगों को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन, पीटर हॉबिट। जोएल मोकिर, फिलिप एगियन, पीटर हॉबिट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए दिया गया है। अब देखिए भारतीय विजेता जो कि हम लोग के एग्जाम से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, तो प्रथम नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। सीवी रमन को 1930 में भौतिक के रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था और कल्याण सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में मिला था। तो अभी तक इन सारे लोगों को जो कि भारतीय हैं मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो 1913, सीवी रमन 1930, मदर टेरेसा 1979, अमर्त्य सेन 1998, कैलाश सत्यार्थी 2014, अभिजीत बनर्जी 2019। तो सबसे पहले मेनली रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं भूलना है और लास्ट में अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला है। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में, कल्याण सत्यार्थी को शांति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी इसमें भी है क्या है कि सबसे पूछेगा कि सबसे कम उम्र में पाने वाले नोबेल पुरस्कार वाले व्यक्ति कौन है? तो मलाला यूसुफजई को मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही क्या मिला है? तो नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला था? तो 2014 में मिला था और इन्हें शांति का नोबेल मिला था। सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बी गुडाइनफ जो कि 97 वर्ष की आयु में इनको मिला था। रसायन का नोबेल 2019 में। मरणोपरांत 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल देना बंद कर दिया गया। यानी कि पहले 1974 के पहले क्या होता था कि मरणोपरांत भी मरणोपरांत मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी जो पुरस्कार मिलता है उसे मरणोपरांत कहा जाता है। तो 1974 के बाद नोबेल में मरणोपरांत बंद कर दिया गया। ठीक, अधिकतम व्यक्ति एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोगों को ही साझा पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखे हैं इस बार भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र इन तीनों में 3 लोगों का क्या हुआ है कि दिया गया है। तो अधिकतम 3 लोगों को ही साझा पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि अभी 9 ही क्वेश्चन करने में हम लोग को इतना समय हो गया। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो आइए अनुवांशिकी से संबंधित सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। तो जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? यानी कि अनुवांशिकी का जो सिद्धांत दिया था, तो ये प्रयोग किस पौधे पर किए थे पूछ लेता है। तो इन्होंने मटर के पौधे पर किया था। ठीक, तो यहाँ पर मटर का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है। ठीक, तो पीसम सेटिवम यानी कि मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। जीन, अनुवांशिकता का मूल इकाई जीन शब्द यानी कि जीन को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई कहा जाता है। जीन अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन शब्द पूछता है कि कौन दिया था? तो जोहानसन ने दिया था। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, इसकी डबल हेलिक्स मॉडल
संरचना जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए भी अनुवांशिकी से संबंधित है, ठीक। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल ये कौन दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। मेनली यही पूछा जाता है गुणसूत्र। इसमें बताना है कि गुणसूत्र मनुष्य में कितना होता है, तो 46 होता है, जो कि 23 जोड़ी। तो आप सभी को पता ही होगा हर जीव में गुणसूत्र होता है, ठीक। हर जीव में गुणसूत्र होता है। तो मेन क्या हम लोग जो है कि अनुवांशिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुवांशिकी मतलब कि जो जैसे कि एक कोई माता पिता है, तो उसके जो बच्चा होगा, तो माता पिता के गुण उसके बच्चा के अंदर कौन कौन सा गुण जाएगा, कौन सा गुण प्रभावी होगा, तो इन सारी चीजों का हम लोग अनुवांशिकी के तहत पढ़ते हैं, ठीक। तो इन सभी के लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो मेनली जीन होता है, ठीक। मेनली जीन ही होता है जो कि माता पिता के जो गुण होता है उसको बच्चे के अंदर ले जाता है, ठीक। और डीएनए से, डीएनए क्या है, तो डीएनए से ही पता चलता है कि जो भी बच्चा है तो माता पिता का डीएनए वो अपना संतान से मिलता है। तो यही क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है, जिसमें कि गुण सूत्र होता है। जैसे गुण मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, गुण वही जो माता पिता से अपने क्या कि संतान में जाता है, तो वही गुण सूत्र जो होता है। मनुष्य में 46 गुण सूत्र होता है, जिसे कि 23 जोड़ी कहा जाता है, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम यानी कि 22 जोड़े जो होते हैं ये समान होते हैं। एक जोड़ा जो होता है सेक्स क्रोमोसोम यानी कि XY जो कि पुरुष में होता है और महिला में XX। इसका क्या मतलब है, तो 22 जोड़ी जो होता है ये माता पिता का दोनों का समान होता है, लेकिन ये एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है जो कि पिता में होता है XY, तो यही लिंग निर्धारण के लिए यही गुणसूत्र क्या है कि अनिवार्य, मतलब कि इसी से गुण लिंग निर्धारण होता है XY। यानी कि मान लीजिए जो ये XX महिला का ये गुणसूत्र है, इससे लिंग निर्धारण नहीं होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो ये पुरुष के गुणसूत्र से जो XY है, अगर मान लो ये X चला जाता है तो क्या होता है कि जो बेबी होगा वो गर्ल होगा यानी कि लड़की, और जो अगर वाई चल जाता है तो जो बेबी होगा वो बॉय होगा यानी कि लड़का, ठीक। अब देखिए अनुवांशिक रोग पूछ लेता है। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग कौन कौन है, तो वर्णनान्यता, ठीक। इसमें कि लाल और हरे रंग में अंतर मतलब अंतर ना कर पाना, वर्णान्यता क्या है, अनुवांशिक रोग है। इसमें लाल और हरे रंग की पहचान ही आदमी नहीं कर पाता है। उसके बाद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थका नहीं जमता है, इसे शाही बीमारी भी कहते हैं। हीमोफीलिया भी क्या है कि अनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र होता है उसी में कोई गड़बड़ी हो जाता है तो ये डाउन सिंड्रोम नामक रोग होता है। ये भी क्या है कि अनुवांशिक रोग है। उत्परिवर्तन, जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन क्या होता है, इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है, और यह सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया था। तो मेनली यही पूछ लेता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था, तो हुगो डी ब्रिज ने दिया था। हरविंद खुराना, हरविंद खुराना क्या है, तो जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरविंद खुराना को, हरगोविंद खुराना, ये भी अनुवांशिकी से संबंधित है। तो जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। तो ये सभी क्या थे, अनुवांशिक पर ये लोग खोज किए थे, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल, ये हो गए हुगो डी ब्रिज, हरविंद खुराना। तो इन सभी से रिलेटेड चीजें ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कठोर भाग कौन सा है जो दांतों की ऊपरी परत बनाता है। मानव का सबसे कठोर भाग कौन सा है जो दांतों की ऊपरी परत बनाता है, डेंटिन, इनेमल, पल्प या फिर सीमेंटम। तो दांतों का ही नहीं, अगर ये जो भाग है ये पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग है, इसका आंसर हो जाएगा इनेमल। इनेमल जो है ये दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है सबसे कठोर होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ ये है। चलिए दांत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओडोंटोलॉजी, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। तो आप सभी को पता होगा मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, कृंतक, रंध्रनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। देखिए कृंतक का काम क्या होता है, तो काटने के लिए, इसकी संख्या 8 होती है, ठीक।
कृंतक का काम क्या होता है, काटने के लिए होता है, इसकी संख्या 8 होती है। रदनक, रदनक का होता है फाड़ने के लिए, इसकी संख्या 4 होती है। ठीक, ये नोकीला देखते होंगे होता है ये कृंतक के बगल में। तो रदनक जो होता है इसकी संख्या 4 होती है, ये फाड़ने के लिए होता है। अग्रचवर्णक ये चबाने के लिए होती है, इसकी संख्या 8 होती है। चवर्णक ये पीसने के लिए होती है, इसकी संख्या 12 होता है। तो कुल कितने हैं, 12 8 20 और 12 32 हो जाएंगे। तो कृंतक कितने हैं, 8 हैं। रदनक कितने हैं, 4 हैं। अग्रचवर्णक 8 और चवर्णक 12। कृंतक काटने के लिए, रंधक फाड़ने के लिए, अग्रचवर्णक चबाने के लिए और चवर्णक क्या है कि पीसने के लिए। अब देखिए दंत सूत्र, तो 2 1 2 3 ये इसी हिसाब से है। रंधक 2 सॉरी कृंतक 2, रदनक 1 और अग्रचवर्णक 2 और चवर्णक 3। तो इस प्रकार जो है ये दंत सूत्र बनाया गया है। ठीक, तो इसको सबको ऐड करके जब हम दो से गुना कर देंगे तो कुल दांत निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको दोनों को हम ऐड करेंगे, सबको अलग अलग, 2 2, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो सभी का निकल जाएगा। उसके बाद बच्चे में जो होता है 2 1 0 2, यानी कि बच्चों में क्या होता है कि अग्रचवर्णक नहीं होता है। बच्चा में यहाँ पर देखिए 0 है जो कि अग्रचवर्णक को क्या है कि दर्शाता है। 0 जो है ये अग्रचवर्णक को दर्शाता है। तो बच्चों में क्या है कि अग्रचवर्णक नहीं होता है। ठीक, बच्चों में कुल 20 ही दांत होते हैं जो कि दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत। तो दूध के दांत होता क्या होता है कि वो टूटने के बाद दोबारा आ जाता है। ठीक, इनेमल, इनेमल जो होता है कि दांतों की सबसे बाहरी परत यह मानव शरीर की सबसे कठोर हिस्सा है और यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। डेंटिन, डेंटिन इनेमल के नीचे की परत जो दांत का मुख्य भाग बनाती है। डेंटिन जो है ये इनेमल के नीचे की परत जो कि दांत का मुख्य भाग बनाती है। द्विबारदंती, मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। देखिए वही जो दूध का दांत होता है 20 होता है, ये 2 बार निकलता है, एक बार टूट जाता है उसके बाद दोबारा निकलता है। लेकिन 12 जो होता है ये अस्थायी होता है, ये मात्र एक ही बार आता है। ठीक, मात्र एक ही बार आता है। 12 20 दांत होता है जो 2 बार आता है, लेकिन 12 दांत जो होता है अस्थायी होता है, दोबारा नहीं आता है। डेंटिन जो होता है ये इनामेल के नीचे का परत होता है। ठीक, अकड़, अक्ल डाढ़ यानी कि तीसरे चवर्णक, तीसरे चवर्णक को क्या कहा जाता है, तो अकल का दांत, आप लोग सुने होंगे अकल का दांत। तो जो तीसरे चवर्णक होता है जो चबाने वाला, सॉरी चवर्णक कौन है, तो पीसने वाला। तो तीसरे जो चवर्णक है उसको अकल का दांत कहा जाता है। इसे अवशेषी अंग, सॉरी यह एक अवशेषी अंग है। ठीक, यह क्या है, तो अवशेषी अंग भी इसे कहा जाता है। फ्लोरिस, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों का झड़ना या पीला होना। ठीक, तो पानी में अगर फ्लोराइड की अधिकता होती है तो क्या होता है कि दांत का झड़ना और पीला होने की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अवशोषण किसके किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो आइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम लोग समझते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा क्या हो जाता है, तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थिति में भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सूर्य के प्रकाश, CO2, जल। ठीक, इससे क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मुख्य रूप से पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में, अब देखिए पूछता है कि प्रकाश का संश्लेषण पौधा के किस भाग में होता है, तो पत्तियां में होता है। ठीक, अब देखिए क्लोरोफिल, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और ये नीले और लाल प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है। क्लोरोफिल पौधे में क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो इसमें मैग्नीशियम होता है और यह नीले और लाल प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है। नीले और लाल प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी में सबसे कम होता है। देखिए पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है, तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है और बैंगनी में सबसे कम होता है। लाल में सबसे अधिक, हरे प्रकाश में यह प्रक्रिया नहीं होती है, पत्तियां इसे परिवर्तित कर देती है। ठीक, तो हरा पूछेगा कि हरा प्रकाश में क्या प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो नहीं होता है, इसे पत्तियां क्या करती है कि परिवर्तित कर देती है।
अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण का भी दो चरण है। एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये ग्रेना में होती है और इसमें जल का अपघटन होकर ऑक्सीजन निकलती है। देखिए, प्रकाशिक अभिक्रिया पूछेगा कि कहाँ पर होता है, मेनली यही पूछता है कि प्रकाशिक जो प्रकाश संश्लेषण है ये कहाँ पर होता है, तो ग्रेना में होता है और इसमें जल का अपघटन होकर, जल का क्या होता है, अपघटन होता है और ये ऑक्सीजन निकलती है। अब पूछता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये स्ट्रोमा में होता है। ठीक, ये स्ट्रोमा में होता है और इसमें CO2 से ग्लूकोज बनता है। ठीक, CO2 से ग्लूकोज बनता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में। मेनली आपको ध्यान रखना है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, तो ग्रेना में, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में। गैसों का आदान प्रदान यानी कि पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, रंध्र के माध्यम से होता है। जो भी गैस का आदान प्रदान, जैसे कि CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसका आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्र से होता है। ठीक, रंध्र जो पत्तियों में मौजूद छिद्र होता है उसके माध्यम से होता है। यह एक अपचयन और उपचयन अभिक्रिया है जहाँ की जल का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। ठीक, यह एक अपचयन यानी कि अपचयन और उपचयन, उपचयन और अपचयन जब दोनों अभिक्रिया होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जल का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। ठीक, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो जहाँ उपचयन और अपचयन दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस राज्य में किया जा रहा है। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस राज्य में किया जा रहा है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण जो है ये हरियाणा में किया जा रहा है। ठीक, हरियाणा में। तो आइए ट्रेन से संबंधित जो चीज़ भी बन सकते हैं एग्जाम में उसको हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण जिंद, हरियाणा में किया जा रहा है। इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक, इसे वंदे मेट्रो, जो ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी इसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जा सकता है। ठीक, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस क्या होता है, तो भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन और पहली ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। जैसे कि आप लोगों को पता है ये वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये हाई स्पीड वाली ट्रेन है। तो ये भारत द्वारा पहली जो है ये स्वदेशी यानी कि खुद से तैयार की गई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसे जो पहली वंदे भारत चलाई गई थी ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। पहली वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। बुलेट ट्रेन परियोजना, बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच अच्छा, अभी तो बुलेट ट्रेन चला ही कहाँ है, तो भारत में अब बुलेट ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। ठीक, और ये जापान के सहयोग से ये परियोजना लाया जा रहा है। ठीक, जापान के सहयोग से, और पहला स्टेशन सूरत में तैयार हो रहा है। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ, तो सूरत में तैयार हो रहा है। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो अहमदाबाद से मुंबई तक। चेनाब ब्रिज, चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ठीक, चेनाब ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में है और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। ठीक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल का लिंक कौन है, तो चेनाब ब्रिज। अंजी खड़ ब्रिज, अंजी खड़ ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेयर्ड रेलवे ब्रिज है। अंडी खड़ ब्रिज जो है ये भारत का पहला केबल स्टेयर्ड रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में है। कवच, यह भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच जो है ये रेलवे द्वारा लाया गया भारत का स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो कि ट्रेनों को टक्कर से रोकती है। अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना इसके तहत देश के 1275 स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ठीक, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत क्या किया जा रहा है, तो 1275 स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पंबन रेलवे ब्रिज, पंबन रेलवे ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो रामेश्वर को मुख्य भूमि से जोड़ता है। पंबन रेलवे ब्रिज क्या है, तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो पवन रेलवे ब्रिज, पंबन रेलवे ब्रिज जो कि रामेश्वर को मुख्य भूमि से जोड़ता है, रामेश्वर को मुख्य भूमि से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे जोन। वर्तमान में कुल रेलवे जोन कितने हैं, तो 19 रेलवे जोन है। ठीक, वर्तमान में कितने रेलवे जोन है, तो 29। अब भुला दिया कि 18 रेलवे जोन है। अभी तक आप लोग पहले से याद करते आ रहे होंगे 18 रेलवे जोन, 18 रेलवे जोन, लेकिन वर्तमान में कुल 19 रेलवे जोन है। 19वां दक्षिण तटीय रेलवे जोन जिसका कि मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में है। तो काफी इसे ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये वर्तमान में मतलब कि नया नया जोन बना है
19वां रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम है। RRVN क्या है? तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रोजेक्ट है। तो आरआरबीएन ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड का एक प्रोजेक्ट है। ठीक, उत्तराखंड का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मलेरिया रोग जो है ये किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? इसका तो आंसर बताया नहीं। तो मलेरिया रोग जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब देखिए, विषाणु जनित रोग यानी कि विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन है? चेचक, खसरा, पोलियो, एड्स, डेंगू, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, हेपेटाइटिस, ये सभी विषाणु से रोग होने वाले रोग हैं। चेचक, खसरा, पोलियो, एड्स, डेंगू, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, हेपेटाइटिस। फिर से बोलो, चेचक, खसरा, पोलियो, एड्स, डेंगू, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, हेपेटाइटिस। अब देखो, जीवाणु से होने वाला रोग, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, टिटनस, प्लेग, निमोनिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, टिटनेस, प्लेग, निमोनिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन है? तो मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पेचिस। मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पेचिस, ये प्रोटोजोआ से। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि जिसका वाहक जो होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है। ये मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और इसका वाहक जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। पायरिया ये मसूड़ों का बीमारी है। कालाजार ये बल्लू मक्खी द्वारा फैलता है, यानी कि सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है। पेचिस ये एंटी एमीबा हिस्टोलिका रोग कौन है? तो पेचिस है। उसके बाद कवक से होने वाला रोग दाद, खाज, एथलीट कूट, गंजापन। कवक से होने वाला रोग दाद, खाज, एथलीट कूट, गंजापन। विटामिन के कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए के कमी से रतौंधी, विटामिन B1 के कमी से बेरी, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी जो कि मसूड़ों से खून निकलना, विटामिन डी से रिकेटस जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। उसके बाद है बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए पूछ लेता है कि बिडाल टेस्ट कौन से बीमारी के जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के जांच के लिए बिडाल टेस्ट। एलिसा टेस्ट किसके लिए? तो एड्स यानी कि HIV के जांच के लिए, एलिसा टेस्ट किया जाता है। मैनटॉक्स टेस्ट जो है ये टीबी के लिए, मैनटॉक्स टेस्ट जो है टीबी के लिए किया जाता है। टीके, तो BCG का टीका टीबी से बचाव के लिए किया गया था। BCG का टीका टीबी से बचाव के लिए, यानी कि BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी से बचाव के लिए। DPT ये जो टीका है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए लगाया जाता है। DPT का टीका जो है ये डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस के रोगों से बचाने के लिए ये लगाया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें का इसमें रिविजन हो गया। तो आप लोगों को ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। देख रहे हो कितना चीज़ें आप लोगों का रिवीजन में करवा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करो चाहे, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा हूँ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट होते जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे हैं। या जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो एकदम से लगता है कहाँ से एनर्जी आ गया। लेकिन जब मेहनत करते हैं, वीडियो डालते हैं, लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं, तो एकदम से मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मतलब होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन एक दिन अपने चैनल को बड़ा चैनल बना के रखूंगा, इतनी मेहनत करूंगा और आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त थल सेना अभ्यास का नाम क्या है? भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त थल सेना अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए है संप्रीति, धर्म गार्जियन, गरुड़ शक्ति, हैंड इन हैंड। तो भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाले जो संयुक्त थल सेना अभ्यास है ये धर्म गार्जियन। ठीक, धर्म गार्जियन। तो आइए अभी हम सब सैन्य अभ्यास को आप लोगों को याद कराते हैं। ठीक, सभी युद्ध सैन्य अभ्यास को हम लोग याद करते हैं। धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच होता है, ये थल सेना का सैन्य अभ्यास है। धर्म गार्जियन भारत और जापान, सूर्य किरण भारत और नेपाल, संप्रीति भारत और बांग्लादेश, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका,
गणुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, गणुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, काजिंद भारत और कजाकिस्तान, काजिंद भारत और पाकिस्तान, काजिंद कहाँ से हो जाएगा, कजाकिस्तान और हिंद। देखिए IND, इंड थोड़ा सा इसमें रहता है, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करिएगा तो नाम में ही पता चल जाएगा किसके साथ है, कोई कोई, सब में नहीं लेकिन कोई कोई। जैसे कि यहाँ पर काजिंद में पता चल जाएगा कजाकिस्तान, डस्टलिक, डस्टलिक में नहीं पता चल रहा है, भारत और उज्बेकिस्तान का है, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान। उसके बाद है डस्टलिक हो गया। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के बीच युद्ध अभ्यास है, भारत और चीन के बीच ये होता है हैंड इन हैंड, भारत और चीन। वरुण भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस का नौसेना का अभ्यास है। गरुड़ भारत और फ्रांस का वायुसेना का अभ्यास है, गरुड़ भारत और फ्रांस का वायुसेना का अभ्यास है। शक्ति भारत और फ्रांस जो कि थल सेना के बीच होता है, भारत और फ्रांस थल सेना के बीच होता है। मालाबार, मालाबार भारत अमेरिका और जापान, ये क्वाड है, क्वाड देशों के बीच होता है, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया। मालाबार, मालाबार युद्ध अभ्यास जो होता है ये भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात, डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात। सदा तंसिक, सदा तंसिक ये भारत और सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब। इसका पहला संयुक्त अभ्यास जो हुआ था 2024 में, ये नया नया शुरू हुआ है 2024 से। सदा तंसिक भारत और सऊदी अरब के बीच ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। कोसी नदी जिसे कि बिहार का शोक कहा जाता है, यह गंगा नदी में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। ऑप्शन है छपरा, फतुहा, कुर्सेला, कटिहार, मुंगेर। तो आप सभी को पता है कोसी नदी जो है ये इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये जो है कुर्सेला कटिहार में ये क्या होती है कि गंगा में मिलती है, कुर्सेला कटिहार में गंगा में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उपनाम बिहार का शोक कहा जाता है, ये अपने मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ के लिए कुख्यात, यानी कि ये इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग बदलने में माहिर है, किधर का किधर निकल जाती है और काफी क्षति पहुंचाती है बिहार में। इसका जो उद्गम होता है तिब्बत के हिमालय के उत्तरी ढलानों से होता है, ठीक है। इसे 7 धाराओं के मिलने से बनती है, 7 धारा तिब्बत के हिमालय से के ढलान से 7 धारा जो होता है उसके मिलने से ये बनता है, ठीक। कहाँ से, तो तिब्बत हिमालय। और इसका मुख्य धारा अरुणा, इसके मुख्य धारा को अरुणा कहा जाता है, मुख्य धारा को अरुणा, ठीक। जो 7 धारा निकलते होंगे तो इसका जो मुख्य धारा है उसको अरुणा कहा जाता है। अब देखिए यह प्रवेश कहाँ करती है, तो नेपाल के चतरा से होते हुए बिहार के सुपौल जिले में हनुमान नगर से भारत में प्रवेश करती है। तो ये नेपाल के चतरा से होते हुए बिहार के सुपौल जिले में हनुमान नगर से भारत में प्रवेश करती है और यह बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। विशेषता, यह विश्व की उन नदियों में से एक है जो सबसे अधिक गाद लाती है, जिसके कारण इसका मार्ग अवरुद्ध है और यह अपना रास्ता बदलती है। तो अभी हम लोग पढ़ ही लिए यह क्या करते हैं कि रास्ता बदलने में माहिर होती है। कोसी परियोजना, मेनली कोसी परियोजना से क्वेश्चन बनते हैं। भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है, इसे 1954 के समझौते के तहत इसको लाया गया था। कोसी परियोजना ये भारत और नेपाल का ध्यान रखिएगा, संयुक्त परियोजना है। और कब ये लाया गया था, तो ये 1954 में, कोसी परियोजना 1954 में। अब देखिए कोसी मेची लिंक परियोजना क्या है, तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, जिसमें सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार को सिंचाई का लाभ मिलेगा। तो मेनली इसमें क्या होता है कि कोसी नदी जो है ये विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में इसका लिंक किया जाता है नहरों के माध्यम से, ठीक। तो यह एक भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी जोड़ो परियोजना है। इसकी लंबाई जो है, कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जो कि भारत में कुल 260 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 720 किलोमीटर, भारत में लगभग 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग, सांगपो, जमुना, पद्मा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास इसका चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चोमायुंग डुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, ठीक। और भारत में इसकी लंबाई लगभग 916 किलोमीटर है, ठीक। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। विभिन्न नाम, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, ठीक। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और क्या है? तो यह भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो अरुणाचल प्रदेश के यंगयाप दर्रे के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के यंगयाप दर्रे से के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं सुबनसिरी, मानस, कामेंग, संकोश और तीस्ता। यानी कि दाएं ओर से मिलने वाली नदियां सुबनसिरी, मानस, कामेंग, संकोश, तीस्ता। दाएं ओर से कौन कौन मिलती है? तो सुबनसिरी, मानस, कामेंग, संकोश, तीस्ता। बाएं किनारे से दिबांग, लोहित, इसे खून की नदी भी कहा जाता है। लोहित को खून की नदी भी कहा जाता है। तो बाएं किनारे से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि एक सेकंड, क्या हम पढ़ रहे हैं? सुंदरबन डेल्टा जो है ये बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यही जो क्या होता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कि सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, ठीक। सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। आगे है धोला सदिया पुल, जिसे कि भूपेन हजारिका सेतु कहा जाता है। धोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु कहा जाता है, यह लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है पर बना भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, जो कि 9.15 किलोमीटर है। लोहित नदी पर जो ढोला सदिया पुल है यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक। भूपेन हजारिका सेतु। यह एक पर्वतीय नदियां हैं जो कि हिमालय को काटकर गहरी घाटियां बनाती है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी से एक भी चीज हम नहीं छोड़े हैं, ठीक। कुछ बाकी हो तो बताना कमेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। तो इसमें तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एक लद्दाख ही है। तो जो ये जोजिला दर्रा है कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। अब देखिए लद्दाख का दर्रा हम लोग देख लेते हैं। तो काराकोरम दर्रा भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा लद्दाख में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो कि लद्दाख में है। जोजिला दर्रा लद्दाख श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क। खारदुंगला दर्रा जो है दुनिया का सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है जो कि ये लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर के दर्रा बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर टनल यहीं पर है, ठीक। जो बनिहाल दर्रा में जवाहर टनल है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के दर्रा रोहतांग दर्रा यह कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, ठीक। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के जो है ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और यह यहाँ पर यह अटल टनल, अच्छा अटल टनल पूछा है कि कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा। जवाहर टनल कहाँ पर है? तो ये बनिहाल दर्रा में। जवाहर टनल बनिहाल, लेकिन अटल तरंग रोहतांग। सिपकिल्ला दर्रा जो है ये सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये तिब्बत सीमा पर है, ठीक। सिपकिल्ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। यहीं से सतलुज नदी क्या होता है कि भारत में प्रवेश करती है। बड़ा लच्चा ला दर्रा जो है ये मणिकरण
को लेह से जोड़ती है, मणिकर्ण को लेह से जोड़ती है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो रोहतांग, सिपकिला, बड़लाचला ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा और माना और नीति दर्रा। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम, सिक्किम के नाथुला दर्रा भारत चीन व्यापार का मुख्य मार्ग है। भारत चीन व्यापार का मुख्य मार्ग कौन है? तो नाथुला दर्रा। ठीक, 1962 युद्ध के बाद 1906 में खुला। 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसको खोल दिया गया। जेलेपला चुम्बू घाटी से होकर तिब्बत में जाने का मार्ग है। ठीक, तो सिक्किम में कौन कौन है? तो नाथुला और जेलेपला, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत यानी कि लहासा से जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत यानी कि लहासा से जोड़ती है। डिफू दर्रा जो है ये भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। डिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दक्षिण भारत के दर्रा। दक्षिण भारत के दर्रा जो है थाल घाट, बोहर घाट और पाल घाट। ठीक, थाल घाट जो दर्रा है ये मुंबई को नासिक से जोड़ती है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ती है। बोहर घाट ये मुंबई को पुणे से जोड़ती है। पाल घाट ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है। केरल पलक्कड़ और तमिलनाडु कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक, तो थाल घाट मुंबई नासिक, बोहर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट केरल तमिलनाडु। तो ये भारत के सभी इंपॉर्टेंट दर्रे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने 1613 में कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने 1613 में जो स्थापित किया था, व्यापारिक कोठी कहाँ किया था? मुंशीपट्टनम, सूरत, कोच्चि या फिर पुलिकट। तो जो अंग्रेजों ने, ध्यान रखिएगा, 1613 में व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित की थी, ये सूरत में की थी। सबसे पहले इन लोगों ने 1611 में ही अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया था मुंशीपट्टनम में, लेकिन वह एक अस्थायी था। ठीक, लेकिन अस्थायी रूप से इन लोगों ने सूरत में 1613 में स्थापित किया था। अब देखिए यूरोपियों से संबंधित सारी चीजें हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो यूरोपीय का आगमन का क्रम। ठीक, यूरोपीय जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन ये अपना बाप का जागीर समझने लगे और यहीं पे अपना, जैसे कि अंग्रेजों ने अभी इतना सालों तक राज किया था। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, डच 1602 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। बाकी सभी चल गए, लेकिन अंग्रेजों खूब ने यहाँ पर रहकर खूब लूटा है भारत को। ठीक, तो इसका क्रम ध्यान रखना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। यहाँ पर ट्रिक भी दिया हुआ है, तो आप लोग ट्रिक भी याद कर सकते हैं। पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा। वाह, कितना बढ़िया ट्रिक है। पुत्र अड़ा डैड फंसा, तो पू से हो जाएगा पुर्तगाली, पू से पुर्तगाली, आड़ा से हो जाएगा डच, डै अड़ा 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 इधर इधर डैड, ये ट्रिक थोड़ा सा ये गड़बड़ हमको लग रहा है, छोड़ो हटाओ, इस ट्रिक को हटाओ। ऐसे ध्यान रखो, पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? तो 1498 में, आप सभी को पता ही होगा, वास्को डी गामा। उसके बाद डच 1602 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे 1664 में। आप सभी को पता है कि सबसे लास्ट में कौन यूरोपीय गया था? तो पुर्तगाली। ठीक, 1761, सॉरी, ये 1961 में गए हैं। ठीक, जो कि गोवा पर इन लोगों का कब्जा था, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्रथम फैक्ट्री, अब फैक्ट्री हम लोग देखेंगे तो पुर्तगाली सबसे पहले कोचीन में 1503 में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में अपना कोचीन में 1503 में, उसके बाद डच मुंशीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज सूरत में 1113 में। देखिए यहीं पर 1611 में मुंशीपट्टनम में एक अस्थायी रूप से फैक्ट्री खोली थी अंग्रेजों ने 1611 में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। डेनिश ट्रैंकोबार तमिलनाडु में 1620 में, फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। तो ये क्या है कि यूरोपियों का फैक्ट्री स्थापित करने का क्रम है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी क्या करते हैं कि अपना स्थापित करते हैं फैक्ट्री। नेक्स्ट पुर्तगाली, वास्को डी गामा जो है ये 1498 में कालीकट केरल पहुंचा। इसका स्वागत हिंदू राजा जमोरी ने किया था।
वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, ये 1498 में कालीकट केरल पहुंचा था बंदरगाह पर। वहां पर इसका स्वागत कौन किया था? तो जोमोरिन राजा किए थे, अल्बुकर्क। उसके बाद ये पुर्तगाली अल्बुकर्क है जो इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो 1510 में बीजापुर से गोवा जीता। ठीक, अल्बुकर्क इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का, ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। इसी ने 1510 में बीजापुर से क्या किया था? तो गोवा को जीता था। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों का देना है, लाल मिर्च का खेती पुर्तगालियों का देना है, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों का देना है। ठीक, तो पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत करवाई थी, लाल मिर्च, प्रिंटिंग प्रेस, ये सभी पुर्तगालियों का देना है। डच, इनका मुख्य ध्यान मसालों के व्यापार पर था। इंडोनेशिया, इन्होंने भारत में सूती वस्त्र के निर्यात को, डच जो थे इनका जो मुख्य ध्यान था ये मसालों के व्यापार पर इनका ध्यान केंद्रित था, और इन्होंने भारत में सूती वस्त्र के निर्यात को प्राथमिकता दिया। ठीक, इन लोगों ने क्या किया? तो भारत में सूती वस्त्र के निर्यात को प्राथमिकता दिया। उसके बाद अंग्रेज, तो अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस पूछेगा कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। कब आया था? तो 1608 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। ठीक, कैप्टन हॉकिंस, ये 1608 में आया था। उसके बाद थॉमस रो 1615 में जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था। तो थॉमस रो 1615 में ये क्या किया था कि जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था। उसके बाद फ्रांसीसी जो थे ये भारत आने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी, इनका मुख्य केंद्र था पांडिचेरी। ठीक, फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र क्या था? तो पांडिचेरी था, पांडिचेरी। अब देखिए बेदरा के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, यहाँ पर डच शक्ति समाप्त हो गई। वही वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, तो ये डचों फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेज अकेला शासन करने लगा। ठीक, तो यहाँ पर यही पूछता है कि बेदरा के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच, जिसमें कि डच की हार हुई थी। कब हुआ था? तो 1759 में बेदरा का युद्ध, 1759 में वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 1 दिसंबर। तो ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ये ये पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए जो किरण है, इससे क्या होगा कि त्वचा का कैंसर होगा। ठीक, इससे क्या होगा कि त्वचा का कैंसर होगा। तो ओजोन परत का बचाव जरूरी है, क्योंकि जब ये पतला हो जाए या फिर नष्ट हो जाए तो काफी मतलब कि बीमारियां फैल जाएगा, तो इसको रोकना जरूरी है। तो इसी के लिए क्या किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? तो 1997 में किया गया था। ठीक, और ये क्या हुआ था कि इसमें सबसे ज्यादा नष्ट किससे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये क्या होता है जो कि कहाँ से निकलता है? एसी से निकलता है, एसी से, फ्रिज से निकलता है। तो इन ओजोन परत को बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक, अब देखिए दिवस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस या फिर बिहार दिवस, 17 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। तो याद रखिए 1 मई मजदूर दिवस, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस,
10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्य रूप से पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है? किस राज्य में मुख्य रूप से पोंगल त्योहार, मतलब कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो पोंगल त्योहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो आइए अब हम लोग भारत के मतलब विभिन्न राज्य के सभी त्योहारों को देख लेते हैं। तो भारत में पोंगल, जलीकट्टू, थिपुसुम। भारत में पोंगल, जलीकट्टू, थिपुसुम, पोंगल, जलीकट्टू, थिपुसुम, पोंगल, जलीकुटी, थिपुसुम, ये तमिलनाडु। केरल ओणम, बिशु, बलमकाली, जो कि नौका दौड़ इसमें करवाया जाता है, नौका दौड़ भी इसमें होता है। केरल में ओणम, बिशु, बलमकली। उसके बाद असम में बिहू, बिहू काफी इंपॉर्टेंट है, बिहू आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहू। अम्बुबाची मेला, ये सभी असम में। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव। लद्दाख में लोसार, ये 9 वर्ष का पर्व है, लोसार 9 वर्ष। हेमिस लद्दाख का है। मणिपुर संघाई महोत्सव, लाई हरोबा, संघाई महोत्सव, लाई हरोबा, मणिपुर। मिजोरम में चापचरकुट, मिजोरम में चापचरकुट, मिजोरम में चापचारकुट। सिक्किम में लोसांग और सागा दावा, सिक्किम में लोसांग और सागा दावा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, त्रिपुरा में खर्ची पूजा। ओडिशा में नुआखाई राजा पर्व रथ यात्रा, ओडिशा में नुआखाई राजा पर्व रथ यात्रा। तेलंगाना में वथुकामा, जो कि फूलों का त्योहार है, बोनालू, तेलंगाना वथुकामा बोनालू। आंध्र प्रदेश फ्लेमिंगो उत्सव, फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में कंबाला, कर्नाटक में कंबाला, ये भैंस का दौड़ इसमें कराया जाता है, उगादी, कर्नाटक में कंबाला उगादी। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा काला घोड़ा महोत्सव। मध्य प्रदेश में खजुराहो मांडू तानसेन समारोह, मध्य प्रदेश में खजुराहो मांडू तानसेन समारोह। छत्तीसगढ़ में हरेली, हरेली किसान उत्सव, हरेली किसान उत्सव। उत्तराखंड में हरेला और फूलदेई, उत्तराखंड में हरेला और फूलदेई। हिमाचल प्रदेश में फगली और मिंजर मेला, फगली और मिंजर मेला, हिमाचल प्रदेश में फगली और मिंजर मेला। नेक्स्ट, राजस्थान में गणगौर और पुष्कर मेला, राजस्थान में गणगौर पुष्कर मेला मरु महोत्सव, राजस्थान में गणगौर पुष्कर मेला मरु महोत्सव। गुजरात में रण उत्सव उत्तरायण जिसे ये पतंगों का त्योहार है, उत्तरायण पतंगों का त्योहार है, रण उत्सव गुजरात। बिहार में छठ पूजा शाम चकेवा सोनपुर मेला, बिहार में छठ पूजा शाम चकेवा सोनपुर मेला। नेक्स्ट है झारखंड, सरहुल और कर्मा, झारखंड का सरहुल और कर्मा काफी प्रसिद्ध है। पंजाब का होला मोहल्ला लोहड़ी बैसाखी, पंजाब का होला मोहल्ला लोहड़ी बैसाखी। नेक्स्ट है हरियाणा, सूरजकुंड शिल्प मेला, सूरजकुंड शिल्प मेला, सूरजकुंड शिल्प मेला, सूरजकुंड और शिल्प मेला। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन का द एंड होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट में आप लोग जरूर बताओ। ठीक, काफी सारी चीजों का आप लोग का रिविजन हुआ है ना, और काफी चीज कवर हुए हैं ना। अगर एक भी चीज छूटा है, जो भी टॉपिक क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उससे एक भी चीज छूटा है तो बताओ। तो इतनी मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता है, तो एक लाइक करो और कमेंट जरूर करना। ठीक, लाइक जब आता है तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन कमेंट जब आप लोग करते हो तो मतलब कि एक अलग ही फीलिंग रहता है। तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारे लिए वही मोटिवेशन है। ठीक, यहाँ पर अभी ना मेरे को पैसा मिल रहा है ना कुछ, लेकिन जो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आता है ना, तो मतलब कि दिल गदगद हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ठीक, आप लोग मेरी हौसला बढ़ाओगे तब मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए, क्योंकि देखिए आजकल मतलब पढ़ाई इतना टफ हो गया है। एक स्टूडेंट मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि पढ़ाई कितना टफ हो गया है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका हर एक दिन कैसे कटता है, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। ठीक, तो मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग जल्दी सफल हो, क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलती उसकी कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए आप लोग।